नमस्कार, स्वागत है आपका पैसा बोलता है में। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और छोटी-छोटी टिडबिट्स चाहे वो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हो, चाहे पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हो, हम आपके लिए इसी चैनल पर लेकर आते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अपना पहला बजट कब और कैसे बनाएं। हाउ एंड व्हेन शुड वन क्रिएट द फर्स्ट बजट। पहला बजट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। कभी-कभी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं कि कैसे बनाया जाए पहले बजट को। तो आज पहला बजट हम बनाना सीखेंगे आनंद श्रीनिवासन से, जो कि देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और तमिलनाडु के बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हैं। और आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज इससे जो जुड़ा हुआ टॉपिक है उसमें पहला सवाल यही है कि एक फैमिली बजट होता क्या है सर, उसको थोड़ा सा समझाइए। एक फैमिली बजट ये है कि आपका आमदनी कितना है, टोटल फैमिली का आमदनी कितना है। माँ हो सकती है, बाप हो सकते हैं, बेटे काम करते होंगे, बेटी भी काम होती है, सबका आमदनी मिला के क्या है। आपको कुछ रेंट मिल सकता है, एफडी से इंटरेस्ट मिल सकता है, बहुत सारे सोर्सेस ऑफ इनकम है। तो आप ये सब सोर्सेस ऑफ इनकम को पुल इन करें, एक साइड में लिखें और आप रखें कि किस-किस दिन में वो आएगा। किसी को 31st तक का मिलेगा, किसी को 5 तारीख को मिलेगा, किसी को 7 तारीख को मिलेगा। आपका रेंट कब आएगा, बैंक का एफडी इंटरेस्ट कब आएगा, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट कब आएगा, ये सब एक साइड में लिखें और दूसरी साइड में अपना खर्च लिखें। खर्च का मतलब अपना जो एक्सपेंसेस हैं, उसे लिखें। तो एक्सपेंसेस में क्या हो सकते हैं, आपकी मंथली ईएमआई हो सकते हैं। अगर आपके पास ईएमआई है, तो पहला ईएमआई कर लें। उसके बाद अगर आप रेंट दे रहे हैं, रेंट, आपकी गाड़ी का ईएमआई, कितना पेट्रोल डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा, ये सब फिक्स कॉस्ट है। आप एस्केप नहीं हो सकते। अगर आपने कर्ज़ ले ली तो आपको ईएमआई देना ही पड़ेगा। अगर आपने गाड़ी ले ली तो गाड़ी का ईएमआई देना पड़ेगा। अगर एक गाड़ी ले ली थी, गाड़ी की इंश्योरेंस पेमेंट होगा, 1/12 करके हर महीने आपकी इंश्योरेंस के लिए पैसा रखना पड़ेगा। आपका टोटल हेल्थ प्रीमियम कितना, इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना आता है, आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना आता है, उसे 1/12 डिवाइड कर लें। उसके बाद मंथली खर्चा किस-किस हेड पे है। ट्यूशन के लिए कितना खर्च करेंगे, स्कूल फीस कितना खर्च करेंगे, कॉलेज के लिए कितना खर्च करेंगे, आपने डिजिटल सब्सक्रिप्शंस के लिए कितना खर्च करेंगे। ये स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस हैं। आपको ये स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस एक साइड रखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होना चाहिए, जो आपकी तनख्वाह और टोटल पूल ऑफ अर्निंग्स में से 20 या 25% पहले दिन ही निकाल के बाहर रख दें, क्या कि आप उससे सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जो एक्सपेंसेस होती है, उसके बाद सेविंग्स के बारे में सोचते हैं। और क्योंकि जैसा मैंने कल कहा था, आपके पास पैसा नहीं होता तो आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर लेते हैं, सेविंग्स के लिए पैसा ही नहीं होता है। तो पहला लेसन ये होना चाहिए कि सेविंग्स इज़ योर फर्स्ट एक्सपेंस। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, तो आप ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। इसके लिए मैं क्यों बोलता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आपकी पेरेंट्स की समय ये 65 से लेके 70 तक था। अब मॉडर्न मेडिसिन के कारण आप 80 साल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी जनरेशन में 75 से 80 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो वर्किंग ईयर्स हैं आपके, वो कम होते जा रहे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर में हो या सब बैंकिंग में हो, आपको 50-55 साल में आपका करियर खत्म हो जाता है। लेकिन जब करियर खत्म होगा उसके बाद आप 25 साल रहना पड़ता है। आप तो जर्नलिज्म में हैं, आपको पता होगा कितना शेकअप हो गया, पिछले 15-20 साल में कितना शेकअप हो गया। प्रिंट इंडस्ट्री कंप्लीटली टॉपसी-टर्सी हो गया, टेलीविज़न भी टॉपसी-टर्सी हो गया। तो सडन शॉक्स टू कैरियर कहाँ भी आ सकते हैं। जैसा आप एआई के कारण एंटायर आईटी इंडस्ट्री में प्रेशर है। टीसीएस जैसा, टाटा जैसा कंपनी में ऑफ़िशियली 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। अनऑफ़िशियली लोग कह रहे हैं कि 60,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। तो अगर आप 50 साल के ऊपर हैं, तो कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है, ये पहला रिस्क है। जब पहला तनख़्वाह आपको मिलता है, 21 साल में, 22 साल में जब आपका पहला तनख़्वाह मिलता है, उसी दिन से 20% मिनिमम आपकी जो सेविंग्स है, वो 20% ऑफ मनी अर्न्ड
सेविंग्स में रखना चाहिए और उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसा सेविंग्स बैंक में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट है। नहीं, लेकिन आनंद जी कभी-कभी होता है जब फैमिली बजट हम बनाने लगते हैं, तो अक्सर ये चीज़ सामने आती है और कपल्स के बीच में ये अक्सर इस तरीके की बातचीत शुरू होने लगती है कि कौन बनाए बजट ये? फैमिली बजट तो चलिए हमारा बन गया, लेकिन अब बनाए कौन उसको बजट? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल कई फैमिलीज़ में आ जाता है। मेरा सिंपल रूल ये है कि घर की बॉस लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ को ही बजट बनाना पड़ते हैं, जो पुरुष है उसे चुप बैठना चाहिए। क्योंकि तो वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ़ लेडीज़ को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, पुरुष नो, और नो, बाकी लोगों को? पुरुष को इन्वॉल्व होना चाहिए, हाँ जी अच्छा, बोलना चाहिए, हाँ, नो आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज़ ओके। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च से प्रूवन है कि लेडीज़ के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। आप देखे होंगे सोसाइटी में सिंगल पेरेंट अक्सर वुमेन होती है। जब कपल हुँ, सेपरेट होते हैं, आदमी अपने हिसाब से बाहर चला जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली लेडीज़ ही लेते हैं। सो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल इसीलिए नहीं, लेकिन सारी दुनिया में जब लेडीज़ बजट बनाती हैं, तो क्या इसमें और फैमिली के लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर ये हस्बैंड होना चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हस्बैंड ही एंड पर्सन के चिल्ड्रन पास हो? पुरुष और बच्चे दोनों इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बच्चों को पता होना चाहिए कितना पैसा आ रहा है, कितना कष्ट फैमिली में है, कितना ट्रबल्स लेकर उसे पढ़ा रहे हैं। ये नहीं सोचें कि लाट साहब की तरह सोचें कि मैं अमीर हूँ, मैं गाड़ी में चलूँगा, मैं गाड़ी में वापस आऊँगा। तो उनको पता होना चाहिए कि माँ-बाप कितना कष्ट में हैं और कितना ट्रबल लेके उनको पढ़ा रहे हैं। ये ऐसा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है घर में। वे सोचते हैं कि माँ-बाप के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं, वो जो हाँ, भी कर सकते हैं। हुँ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने के लिए जब बच्चों 10 साल होते हैं, उस समय से ही उन्हें बजट में बिठाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन टाई ब्रेकर लेडी ऑफ द हाउस होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब ठीक है। फैमिली बजट बनता है आनंद जी, तो अक्सर हम बात करते हैं कि हमारी नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं और सेविंग्स क्या हैं। तो ये जो 50-30 और जो 20 का जो पूरा फ़ॉर्मूला है जिसके बारे में बात की जाती है, कि ये कितना प्रैक्टिकल है इस समय भारत में ख़ासकर क्योंकि जब फैमिली बजट बनता है तो ये कितना प्रैक्टिकैलिटी से इस इश्यू मेरा को देखा मेरा जाता है हर मेरा फैमिली में? हिसाब से वांट्स को हम छोड़ना चाहिए। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल चाहें, अगर आपका बेटा है वो 15 साल का है या आपकी बेटी है वो 15 साल की है, वो जीन्स लेना चाहती है, तो आप जीन्स सिर्फ़ लीवाइस का नहीं हो सकता है ना, लीवाइस जीन्स मैं खरीदूँ वो वांट है। मुझे एक ऑर्डिनरी जीन चाहिए वो नीड है। तो नीड से किलर जीन्स से भी चलाती है, किलर एक छोटा-सा ब्रांड है। सो अनब्रांडेड जीन से भी काम चला सकते हैं। लेकिन वो 15 साल का बच्चा ये चाहता है कि वो लीवाइस ही लें ताकि वो शो ऑफ कर सकता है, मेरे पास लीवाइस जीन्स है। तो ये डिफरेंस है वांट और नीड की। आपको चाहिए एक जीन्स पैंट, तो आप अनब्रांडेड ले सकते हैं। लीवाइस का होगा 3000 का और ये होगा 1000 का। अगर 10 साल पहले आप जाते, तो वो 2000 डिफरेंस में 1 ग्राम का सोना खरीद सकते थे आप। आज ये वो सोना 16,000 हो गया है, वो 2000 बिल्कुल, डिफरेंस। हाँ, ऑर्डिनरी जीन्स और लीवाइस जीन्स की जो डिफरेंस थी 10 साल पहले, आज 1 ग्राम का सोना हो गया। तो इतना पावरफुल है। तो आपको वांट्स को खत्म करना चाहिए। लोग चाहते हैं मैं देखता हूँ मेरा जो काम कैमरामैन है उसका तो होगा 35,000 का तनख्वाह होगा और वो चाहता है कि वो एप्पल फ़ोन को इंस्टॉलमेंट में खरीदें। वो अगर एप्पल फ़ोन को न खरीदें और 5,000 का ईएमआई नहीं दें और 5,000 गोल्ड भी इसमें डालता है, उसका रिटर्न्स बहुत बेहतर होगा इन द फ्यूचर। क्योंकि ये इतना फ़ास्ट डेवलप हो रहा है कि कैमरामैन डिसअपीयर हो जाएगा, आईफ़ोन ही कैमरा का काम आज कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अभी ये एडिटर हैं, तो ये एडिटर का काम को खा लेगी। तो आपका जॉब सिक्योरिटी का नाम ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब आप बजट बनाने बैठते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, आप प्रिविलेज हैं कि आपको तनख्वाह मिल रही है, आपको रेंट मिल रही है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आ रही है, डिसरप्ट कर सकती है, सारी जो आपकी इनकम स्ट्रीम्स को ओवरनाइट डिसरप्ट हो सकती है। मैं अस्यूम करें कि मैं टीसीएस में काम कर रहा हूँ।
टीसीएस में काम करना, टाटास में काम करना है, गवर्नमेंट में नौकरी मिल गई है तो टीसीएस में मिल गई। तो मैं 25 साल से टीसीएस में काम कर रहा हूँ। मुझे 2.5 लाख का सैलरी आ रहा है, मेरे वाइफ को 2.5 लाख का सैलरी आ रहा है, हम कंफर्टेबल हैं। लेकिन अचानक एक दिन जब मैं 50 साल का हो गया, तो टीसीएस का आदमी ने मुझे बुलाया और बोल दिया 6 महीने का तनख्वाह ले लो और घर जाओ। मैं 50 साल में किधर बिल्कुल। नौकरी ढूँढूँगा? नहीं, लेकिन सारी चीज़ें खर्च से ही रिलेटेड है आनंद जी, तो खर्च को ट्रैक कैसे किया जाए? जो आपकी स्पेंडिंग है, हाँ, हम तो उसको कैसे ट्रैक करें? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आता मेरा पहला ये है कि मैं मनी जार्स को यूज़ करूँगा। सो हर एक्सपेंस के लिए आप एक ग्लास जार बना दें और फिज़िकली कैश को विथड्रॉ करके वो मनी जार में डाल दें। जब जार में पैसा खत्म, तो वो एक्सपेंस खत्म। ग्रोसरीज़ के लिए 1 जार, स्कूल फीस के लिए 1 जार, ट्यूशन के लिए 1 जार। तो आप कैश को फिज़िकली एक्सपेंड करें। आप ऐसा मत करें कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें, गूगल पे यूज़ करें। जहाँ भी पॉसिबल है आप कैश से पेमेंट करें, तो आपको दर्द समझना है। तो जब पैसा लेके आप बाहर देते हो ना, नोट गिनते हो तब दर्द आएगी। जीपे से पेमेंट करने से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने से दर्द नहीं आएगी। आप 2 नहीं, बार लेकिन आनंद जी सोचोगे। सबसे बड़ी बात होती है कि इसकी हैबिट डालें कैसे? आपने तो तरीका अच्छा बताया कि आप जार्स क्रिएट कर लीजिए और जार्स में आप उससे ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये हैबिट पड़ नहीं पाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ, हम ये करेंगे लेकिन हम नहीं कर पाते। तो ये हैबिट नहीं, ये कैसे डालें? डिसिप्लिन ना आप ही का डिसिप्लिन है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रूल ऑफ द हाउस इज़ लेडी ऑफ द हाउस। तो लेडी ऑफ द हाउस एक पॉकेट मनी दे देगा हस्बैंड के लिए। वो पॉकेट मनी में जो भी करना है कर लो। आपके लिए 15-10 हज़ार दे दिया। वो आप सिगरेट पी लो, व ड्रिंक पी लो, बाहर जाओ, कुछ भी करो बस 10,000 खत्म। 1 दिन में खत्म करो, 10 दिन में खत्म करो, 30 दिन के लिए रखो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद मत आना पैसा के लिए और क्रेडिट कार्ड यूज़ मत करो। अगर आपको टीवी लेना है तो 6 महीने पहले ही प्लान करो, टीवी के लिए एक बजट बनाओ। आपको दीपावली में 50,000 स्पेंड करना है, उसके लिए पहले मंथ से हर मंथ 5,000 डालो। मुझे दिवाली में 50,000 उड़ाना है। सबके लिए ड्रेस लेना है, मिठाई लेना है, क्रैकर्स लेनी है, मुझे ये गिफ्ट देना है, वो गिफ्ट देना है, बजट बना लो और पैसा रखो बाहर। क्योंकि हम सोचते ही नहीं ना दिवाली कल आएगी। दिवाली की एक्सपेंसेस के बारे कब सोचेंगे? 10 दिन पहले सोचेंगे। तो बिल्कुल। पैसा नहीं होगा तो बच्चे पूछेंगे, आपकी वाइफ पूछेगी तो क्या करेंगे? आप क्रेडिट कार्ड लेके दे देंगे। वेकेशन भी प्लान्ड होना चाहिए। अभी मैं शॉक्ड हूँ कि बैंक्स वेकेशन को पर्सनल लोन से फाइनेंस करती हैं। हुँ, बिल्कुल। मेरा हिसाब से अगर आपको वेकेशन जाना है तो आपको पता है कब वेकेशंस जा रहे हैं, तो 1 साल के लिए प्लान करो, पैसा रखो ना। अगर आपने पैसा रख कर खर्च किया ना, आप वेकेशंस में केयरफुली स्पेंड करेंगे। हर पैसा को गिन-गिन के रखना है, बिल्कुल। तब आप पैसा को केयरफुली यूज़ करेंगे। जब आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, जीपे यूज़ करते हो, बिना बजट रहते हो, कि आप साइन करते रहते हो ना, मुझे 2 लाख का तनख्वाह है, मैं घर लूँगा। आप ये सोचते नहीं कि इंडिया में अगर आप रेंट में रहते हैं, तो आपका कॉस्ट चीपर है। घर खरीदना बेवकूफ़ी है। आज के इंडिया में पिछले 10 साल में अगर आप बिग मेट्रो में हैं, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, 8 बड़े मेट्रो में घर लेना बेवकूफ़ी है। अगर 2 करोड़ का घर 30,000 की रेंट में मिल जाएगी, लेकिन वो 2 करोड़ घर आपने खरीदा, तो हर महीने आपको 1.25 लैक्स देना पड़ेगा। मैंने गुड़गाँव में एक घर ले ली, 2 करोड़ का घर ले ली। मैं गुड़गाँव ज़िंदगी में नहीं गया हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 30,000 से 35,000 में रेंट में बिल्कुल, मिल जाती है। बिल्कुल। तो मुझे 90,000 रुपीज़ का सेविंग्स है ना, मैं क्यों 1.25 करोड़ लैक्स दूँ? मुझे पता नहीं कि मैं ज़िंदगी भर दिल्ली में रहूँगा कि नहीं। हुँ, मुझे पता नहीं कि मैं चेन्नई में रहूँगा कि नहीं। मैं क्यों घर लूँ चेन्नई में? इतना कॉस्टली घर मैं क्यों लूँ? अगर बिल्कुल। मैं उस पर हूँ, तो घर के बारे में सोचना चाहिए, गाड़ी के बारे में सोचना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ आप खरीदते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। आपकी जो बजट है, वो कीपिंग अप विद द जोन्स इंग्लिश में बोलते हैं कीपिंग अप विद द जोन्स उसमें जाता है
एक्चुअल यूज़ में नहीं जाता है। आपने सही कहा और ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है जब आप अपने स्पेंडिंग को, अपने खर्च को ट्रैक करेंगे और ये छोटी-छोटी टिप्स आनंद श्रीनिवासन आपको बता रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। उससे बहुत डिफरेंस आपके स्पेंडिंग हैबिट्स में आएगा। आपको खुद लगेगा कि आपके घर का जो बजट है, वो किस तरह से इम्प्रूव हो रहा है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आनंद जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक थैंक यू सो मच। यू। आज ओके। के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।